नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस साल हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए यह दिन बेहद ही गौरवपूर्ण, महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि इस दिन ही देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को आजादी दिलाने वाले उन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बलिदानों और महत्वपूर्ण योगदान को याद करने का यह दिन है और इनकी बदौलत ही भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ। 15 अगस्त के दिन हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए, बलिदानियों के लिए त्याग को याद करने का दिन है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री आजादी का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारतीय अगर बात किया जाए, हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में हमने सांस लेनी शुरू की थी। लगभग 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों के गुलामी करने के बाद भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों को बलिदान देकर देश को स्वतंत्र कराया। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो जश्न आजादी के उत्सव की धूम देश भर में, और इस बार देश जो है वो तिरंगा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जय हिंद। जय हिंद में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत पूरी तरीके से तिरंगामय हुआ है इस समय, और देश के हर एक कोने में आजादी की वो सांस हम महसूस करते हैं। आजादी से हम जीते हैं। और जय हिंद के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ। आजादी शब्द हम आज इतनी आसानी से कह देते हैं, लेकिन इस आजादी शब्द को पाने के लिए हमारे देश के तमाम सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया भारत माता पर। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, स्वर्णिम दिन, भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। ये दिन इसलिए दर्ज हुआ कि आज के दिन ही देश ने जश्न आजादी पहली बार मनाया। लाल किला गवाह है। लाल किला की प्राचीर पर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। इसके बाद से 15 अगस्त को हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं, और ये तब से परिपाटी चली आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इंडिया न्यूज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर इस देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बहराइच के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित भगवान दीन मिश्रा ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देश की आजादी के लिए कई बार जेल भी गए, लेकिन उनका जज्बा कभी कमजोर नहीं हुआ। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित भगवान दीन मिश्रा के परिवार से मिलकर यादों को ताजा किए। क्या कुछ परिवारजनों का कहना है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको याद में इंडिया न्यूज लगातार स्वतंत्रता दिवस पे सभी को याद कर रहा है। मैं इस समय जनपद बहराइच के एक ऐसे परिवार में मौजूद हूं। ये स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवान दीन मिश्रा जी का परिवार है, और आप देखिए ये उनके पोते हैं और उनकी पुत्र वधू हैं। देखिए यहाँ पे उनका फोटो साफ तौर पे दिख रहा है, पंडित भगवान दीन मिश्रा जी का है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं
और कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके लगातार ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का इन्होंने नारा दिया और हमेशा साथ में रहे। मैं इन लोगों से बातचीत कर लेता हूं कि किस तरीके से इन्होंने अपने बाबा को देखा है और कैसे कैसे स्मृतियां इन्होंने अपने मन में संजो कर रखी हैं। आपके बाबा का क्या नाम था? बाबा का नाम था पंडित भगवान दीन मिश्र वैद। क्या आप जानते हैं उनके विषय में? आपको क्या पता है? क्या वो आपसे बातें करते थे कि कैसे उन्होंने देश को आजादी दिलाई? वो तो मतलब पूरे आज़ादी की लड़ाई में पूरा योगदान उनका रहा और जो है तमाम कई मरतबे जेल भी गए वो, और यहाँ कई संस्थाओं की भी उन्होंने स्थापना कराई। जैसे आपका ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये जो वहाँ की इमारत है वो उन्हीं के द्वारा दान में दी गई थी। वैद भगवान दीन मिश्र गांधी इंटर कॉलेज है जो उनके द्वारा मतलब संस्थापक व्यवस्थापक सब थे वो। फिर भी वो देश के लिए, बहराइच के लिए तो उन्होंने बहुत ही मतलब भगवान के रूप में उनको पूजनीय जाता है। अभी भी हम गली मोहल्ले में निकलते हैं या गांव में जाते हैं तो पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि वो भगवान दीन दयाल जो हमारे लिए अन्नदाता से ज्यादा बढ़ के, भगवान से बढ़कर और कोई फरिश्ता नहीं है। अभी भी मैं जाती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुझारू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। जिस तरीके से बहराइच वासी कहते हैं कि बहराइच के वो जन्मदाता भी थे। बहराइच ये का जो अस्मत है उसको बचाने के लिए, बहराइच के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किए और महात्मा गांधी के साथ सदैव अपनी टीम को लेकर के लगे रहे ताकि देश हमारा आजाद हो सके। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। कहते हैं एक लंबे जीवन की अच्छाई भले ही सीमित हो, लेकिन एक अच्छे जीवन की लंबाई अतुलनीय होती है। ऐसा ही कुछ अमिट प्रभाव हमारे शहीद छोड़ जाते हैं, जिनके धैर्य, साहस, शौर्य की कहानी अमर हो गई है। ऐसे ही कुछ कहानियां शहीद अमरेंद्र बहादुर उर्फ टाइगर की है, जो 44 राजपूत राइफल में तैनात थे। उन्होंने देश के लिए 22 मार्च साल 2002 को रजौरी बॉर्डर पर आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसको लेकर शहीद अमरेंद्र बहादुर उर्फ टाइगर के शहीद स्थल से हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं शहीद अमरेंद्र बहादुर की जो समाधि है वहां पर खड़े हुए हैं, समाधि स्थल पर हैं। ये राजधानी लखनऊ का निगोआ है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। उनके परिवार वालों के जरिए से यहां पर साफ सफाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो शहीद अमरेंद्र बहादुर उर्फ टाइगर थे, उनकी हम पहले आपको बात बता दें कि वो 22 मार्च 2002 को वो शहीद हुए थे राजौरी बॉर्डर पर, जो पेट्रोलिंग के दौरान उनको गोलियां लगी थी। हालांकि उन्होंने अपने साथी को भी बचाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई आतंकवादियों को भी मारा। कई उनके वीरता के कई कहानियां हैं। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जंग बहादुर सिंह है। जंग बहादुर जी, अगर हम शहीद अमरेंद्र बहादुर की बात करें तो कितने बहादुर थे वो, और किस तरह से उनके जो चर्चाएं हैं वो हुई, और कैसे वो शहीद हुए? अब उनके विषय में तो क्या बहादुरी का वर्णन करें हम, अत्यंत शेरवान थे, इसीलिए उनका नाम टाइगर ही था। टाइगर कैसा बहादुर होता है ये तो नाम से ही पता चलता है। जैसा नाम था वैसा उनका काम था। एक बच्चा कुएं में गिर गया था, अकेले कुएं में फांद के बच्चे को निकाल रहे थे मेरे पड़ोस में पंडित जी का लड़का, आज भी वो जीवित है। मतलब बचपन से ही वो बहादुर थे, जैसा कि उनका नाम था अमरेंद्र बहादुर। एकदम निडर। सर, जिस तरह से वो देश के लिए शहीद हुए, ऐसे में कितना गर्व महसूस करते हैं आप, कितना फख्र है? ये तो हमें बड़ा ही गर्व है कि आज मैं उन्हीं की देन है कि पूरे लखनऊ जिले में कहीं भी प्रोग्राम होता है अमरेंद्र बहादुर पिता के नाम से सम्मानित किया जाता हूँ। जो सम्मान मिलता है सिर्फ उन्हीं की देन है कि आज मुझे पूरे ब्लॉक में या लखनऊ जिले भर में या अन्य कहीं बाहर यही प्रोग्राम होता है तो मुझे इनवाइट किया जाता है और अमरेंद्र बहादुर सिंह के पिता के नाम से तुरंत मुझे सम्मानित किया जाता है। जो भी सम्मान मिल रहा है ये उन्हीं की। बिल्कुल, काफी फक्र है पिता को कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। अमरेंद्र बहादुर के भाई भी हैं जो कि देख रहे हैं कि किस तरह से समाधि स्थल की सफाई कर रहे हैं। उनसे ही बात करते हैं। फक्र है कि आपके भाई ने देश के लिए जान दी। क्या वो घटना थी, अगर आपको कुछ जानकारी है उस घटना के बारे में? मैं तो काफ़ी छोटा था उस टाइम, लगभग 12-13 साल का था।
लेकिन तब भी जितना मुझे याद है कि मुझे बहुत गर्व है कि हमारे भाई देश की सेवा के लिए शहीद हुए। क्या मैं देख सकता हूं, आप देख रहे हैं कि नम आंखों से किस तरह से वो अपने जो भाई है, भाई की वीरता की बात बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि क्या घटना रही राजौरी बॉर्डर पर, जिस तरह से उन्होंने जो हमें सुनाई पड़ा कि रात में लगभग वही 11 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था, मुठभेड़, आतंकियों ने हमला किया था। तो जो ड्यूटी के दौरान ये भी निकले, इनकी पूरी टोली निकली थी। तो इनके एक साथी थे लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको गोली लगी थी। उनको बचाने के चक्कर में इन्हें भी गोली लगी। ये लगभग 400-500 फीट पहाड़ से आके नीचे गिरे और सुबह ये घटना आई कि अमरेंद्र बहादुर सिंह नहीं रहे, देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आप समाधि पर तैयारियां कर रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से यह संदेश सरकार को देना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उन्हें शहीद हुए लगभग 20-22 साल हो गए हैं, आज तक एक प्रतिमा नहीं बनी है उनकी। हम अपने निजी खर्चे से प्रतिमा बनवाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हम उनका खर्चा उठा पाएँ, प्रतिमा बनवा पाएँ। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि स्मारक पे एक प्रतिमा बनवाएं, जिससे हम आने वाले 26 जनवरी को हम उनकी प्रतिमा पे माला अर्पण करें और ध्वजारोहण करें स्मारक पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो शहीद के जो परिवारजन हैं उनकी एक अपील जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार वो ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस बार अगर अगला जो भी कार्यक्रम हो उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी प्रतिमा बनवाए और प्रतिमा के पर ही वो अगले कार्यक्रम में माल्यार्पण करने की इच्छा सरकार से जता रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पर वो कितना ध्यान देते हैं और किस तरह से क्या जो शहीद परिवार है, जो शहीदों का जो परिवार है, उनकी ये जो इच्छा है वो क्या पूरी हो पाएगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं शहीद अमरेंद्र बहादुर उर्फ टाइगर के परिजनों से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है आप सुनिए। एक लंबे जीवन की अच्छाई भले ही सीमित हो, लेकिन एक अच्छे जीवन की जो लंबाई है वो अतुलनीय होती है। ऐसी ही कुछ छाप हमारे वीर जवान छोड़ जाते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ में हम इस वक्त आपको बता दें कि कारगिल में जो शहीद हुए थे अमरेंद्र बहादुर जी, उनके परिवार के साथ में हैं, जो कि राजधानी लखनऊ के निगोहा गांव में उनका निवास था। यहीं से वो पले बढ़े और उसके बाद वो कहीं ना कहीं फौज में पहुंचे। हमारे साथ में शहीद अमरेंद्र बहादुर की जो पिताजी हैं उनके साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसा जीवन रहा है। इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अमरेंद्र की अगर हम बात करें तो शहीद अमरेंद्र कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और कैसे क्या पूरा शुरू से ही पढ़ने में तेज तर्रार थे और उनकी जब थोड़ा ये समझने की बुद्धि हुई तो वो स्टार्टिंग से ही सेना के लिए जागृत रहते कि मुझे जाना है नौकरी में, तो फौज में जाना है। दौड़ धूप बहुत करते थे और प्रयत्न करने के बाद वो फौज में गए ही। जबकि मैंने उनके लिए दूसरी जगह सेलेक्ट किया था वहाँ जाने के लिए, और वहाँ नहीं छोड़ के मगर वो फौज में चले गए। फौज में जाने के लिए बचपन से ही उनका मन था। अच्छा, ये बताइए, जब उन्होंने फौज में नौकरी पाई, नौकरी पाने के बाद आपसे अगर बात होती, जब वो ट्रेनिंग पे थे या जब वो सीमा पर तैनात थे, उस दरमियान आपसे जब बात होती थी तो क्या कहते थे वो? हमेशा अगर वो तेज तर्रारी बातों में बात करते थे और कभी घर आते थे तो हम लोग कहते थे कि अरे बिना मेरे हाथ पैर चाप लिए, हम कहें भी कि यार टाइगर 2 दिन की छुट्टियाँ, तो कहें कि पापा फौज की नौकरी में जवान की कल की उम्मीद नहीं है। तो हम टाइगर नाम था क्या बचपन का उनका? उनका गांव का नाम टाइगर था और ऑन रजिस्टर्ड नाम अमरेंद्र बहादुर सिंह था। अच्छा, जब वो कारगिल में शहीद हुए, उस दरमियान जब कारगिल में लड़ाई चल रही थी, कारगिल का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस दरमियान कैसा महसूस करते थे आप लोग? जब वो कारगिल की सेना, वो कारगिल के बॉर्डर पर जब तैनात थे, टाइगर हिल पर तैनात थे और भी तमाम पोस्टों पर तैनात रहे होंगे, उस दरमियान आप लोग क्या सोचते थे, कैसा क्या माहौल रहा था? अब माहौल की क्या सोचते थे कि पाकिस्तान, उसी दिन मैं यहाँ आया था छुट्टी एक बार बीच में चेकिंग करके, तो रात में हमारी 9-10 बजे यही उन्हीं के लिए फ़ोन लगा हुआ था। बेसिक उस समय बेसिक फ़ोन ही चलते थे जी। तो फ़ोन आया तो तुरंत हमने ही रिसीव किया
और फ़ोन से बातचीत हुई, हमारी बात हुई, उनकी माँ से, इत्तेफाकन उनकी वाइफ, पत्नी सब थे, सबसे बात हुई थी। तो हमने पूछा भैया वहाँ का माहौल कैसा है, तो उन्होंने कहा पापा यहाँ का माहौल बड़ा ही गड़बड़ है, यहाँ एक जवान लैट्रिन जाता तो 2 जवान एसआर लेके खड़े होते हैं। तो हमने कहा फिर भगवान अपने क्षेत्र के भौरेश्वर बाबा का मैंने नाम लिया, महादेव जी का, कि वही तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे क्या मालूम था कि आज से 10-15 दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी। और ठीक उसके 15 दिन बाद जैसे हम घर ही पे थे उस दिन, और दोपहर को सूचना आ गई कि जो है अमरेंद्र देश के लिए। बिल्कुल, इन नम आंखों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वो पिता हैं जिनका बेटा कहीं ना कहीं देश के लिए शहीद हुआ है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये नम आंखें हैं जो शहीद को आज भी याद करती हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जब वो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद किसी ने कुछ बताया कैसे क्या पूरा हादसा हुआ, किस जो पॉइंट था उस पॉइंट पे किस सेक्टर में क्या हुआ, कुछ बताया था उस हादसे के बारे में? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस समय इत्तेफाकन फौज वाले आए हुए थे और प्रधान जी हमारे सुरेंद्र दीक्षित जी थे। बिल्कुल, आंखें भर आई, गला भर आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पिता के लिए, हालांकि गर्व की बात है कि देश के लिए उनका बेटा शहीद हुआ है, जान गंवाई है। परिवार के और भी कुछ लोग हैं, माता जी हैं टाइगर की, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि आखिर उनका बचपन कैसा रहा, किस तरह से वो बचपन में माँ से प्यार करते थे और किस तरह का रहा। माता जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, ये बताइए कि अगर हम टाइगर की बात करें, मतलब जो उनका निक नेम है शहीद अमरेंद्र बहादुर जी का, उनका बचपन कैसा था? भैया उनका बचपन बहुत अच्छा था, वो हमारे लिए तो बहुत चाहते थे। ये समझ लीजिए कि अगर उनको चाय पानी दिया जाता था तो वो, हम अगर घर में नहीं है तो हमको खोज के लाते थे कि अम्मा कहाँ गई, अम्मा कहाँ गई, और पीछे से आके मेरा गला पकड़ करके माता राम यही चिल्लाते थे। ये समझ लीजिए कि इतनी बहू बेटी सब लोग थे, लेकिन जब आते थे तो अपने हाथ से पैर दबाने लगते थे, बोलते थे कि तुम लोग तो की नहीं होगी, तुम लोग तो की नहीं होगी, आज अपनी अम्मा का हम ही पैर दबाएंगे। अगर भैया नहा करके अपनी साड़ी हम टांग देते थे, किसी के माथे नहीं रहते थे, वो मेरी साड़ी खुद ही अपने हाथ से धुलते थे। मेरे नसीब में नहीं था भैया। ये सोच लीजिए कि जब वो बड़े हुए, फौज में जाने लगे, उनको पुलिस की नौकरी मिली थी, पुलिस की नौकरी मिली थी, तो बोले अम्मा, हम कहे भैया क्यों नहीं जा रहे हो, कहें अम्मा मुझे कुत्ते की नौकरी नहीं करना है, मैं फौज की नौकरी करूंगा, जीऊंगा शान से, मरूंगा शान से, यही मुझसे बोले। हम कहे भैया क्या बोल रहे हो, कहे नहीं माता जी, मुझे यही नौकरी फौज की करनी है, जिएंगे शान से तो मरेंगे शान से, यही शब्द मुझसे उन्होंने कहा। और जिस दिन ये हाल हुई उस दिन बृहस्पति का दिन था, फोन आया, हमसे बात की है। हम बोले भैया वो अपनी दुल्हन से भी बात कर लो, अपनी वाइफ से। बोले माता जी फिर अभी फ़ोन करेंगे अम्मा, तब बात करेंगे उनसे, अभी आप लोगों से बात कर ले रहे हैं। एक हमारी मतलब जेठानी थी हमारे ख़ानदान की, उनसे भी बात की है, मुझसे भी बात की है, अपने पापा से भी बात की है, लेकिन वाइफ से अपने बात नहीं की है। बोले अभी दोबारा फ़ोन करूँगी तो बात करूँगा। दोबारा उनको मौका ही नहीं लगा कि अपनी वाइफ से वो बात कर। क्या तारीख थी जिस दिन वो शहीद हुए? हम बोले भैया वो अपनी दुल्हन से भी बात कर लो, अपनी वाइफ से। बोले माता जी फिर अभी फ़ोन करेंगे अम्मा, तब बात करेंगे उनसे, अभी आप लोगों से बात कर ले रहे हैं। एक हमारी मतलब जेठानी थी हमारे ख़ानदान की, उनसे भी बात की है, मुझसे भी बात की है, अपने पापा से भी बात की है, लेकिन वाइफ से अपने बात नहीं की है। बोले अभी दोबारा फ़ोन करूँगी तो बात करूँगा। दोबारा उनको मौका ही नहीं लगा कि अपनी वाइफ से वो बात कर। क्या तारीख थी जिस दिन वो शहीद हुए? अब तारीख क्या बताएं भैया, उनकी यही थी, यही सुनने में आता था। उस समय तो हम लोगों को कोई ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में सुनने में उनका एक साथी आया, बोला कि एक लोग थे उनको बचाने में, पहले उनको एक जब गोली लगी
तो बोले अमरिंदर तू पीछे देख, मुझे गोली लगी है। तो उन्होंने आगे गया, पीछे मुड़ के देखा, फिर दोबारा उनको लगी तो उन्होंने बोला कि तो देखो अमरिंदर मुझे फिर दोबारा लगी। तो उन्होंने पीछे वापस आके उनको अपने कंधे पे ले लिया। जब दोबारा गोली लगी तो भैया ने नीचे गिर गए। बिल्कुल। तो देखा आपने कितने बहादुर थे, जिनकी बहादुरी आज भी उनके माता पिता याद करके गर्व करते हैं कि खुद एक जवान को बचाने के लिए, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था उस दौरान एक जवान को बचाने के लिए वो उसको उठे और उसके बाद उनको भी गोली लगी, जिसमें वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस तरह से आज भी परिवार वाले उनकी तस्वीरों को, बचपन की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ और तस्वीरें हैं, देख करके याद करते हैं। अमरेंद्र, जो शहीद अमरेंद्र बहादुर हैं उर्फ टाइगर, उनकी बेटियां भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, वो नहीं है, लेकिन उनकी बेटियां हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज के दिन वो डबडबाई आंखों से किस तरह से तस्वीरों में अपने पिताजी को देख रही हैं। हम बात करते हैं, बेटा कैसा फख्र महसूस होता है कि आपके पिता देश के लिए शहीद हुए? सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब कोई मुझे बुलाता है कि ये टाइगर सिंह की बेटी है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बाहर बताती हूँ कि हाँ मेरे पापा आर्मी में थे, मैं उनकी बेटी हूँ, लोग मुझे उनके नाम से जान रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप क्या कर रही हो? मेरा अभी MSc चल रहा है, मैं PG कर रही हूँ और आगे अभी हमने PhD करने के लिए सोचा है। आगे क्या बनने का आपने सोच रखा है? क्या किस तरह से आप भी देश का नाम रोशन करेंगे पिता की तरह? मुझे आगे चल के PhD में अपना लेना है और आगे चल के मुझे उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल। एक और बेटी है, बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। किस क्लास में हो? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इसी साल। अच्छा, किस तरह से, कितना प्राउड होता है कि आपके पिताजी आर्मी में थे और देश के लिए शहीद हुए, कितना प्राउड फील होता है? ये तो बहुत प्राउड की बात है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, बट वी डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। हर वक्त यही होता है कि लोग हमको प्राउड फील कराते हैं कि आपके पापा, जितना हमने सुना है, वी डोंट नो टू मच अबाउट हिम, बट जितना हमने सुना है। आप कितनी छोटी थी उस वक्त जब शहीद हुए थे? आई वॉज 1 month old only. I born on 19 Feb and he died on 22nd March. So I don't know that much about him. जितना सुना है फैमिली से, और यही होता है कि ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, और कोई मेरा मतलब क्या ही बोलूँ, पर बाहरी लोग या जो भी है जिनको उनके बारे में पता है, उनका कैसे क्या हुआ, वो लोग, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें भी बहुत प्राउड फील कराया जाता है कि ही वॉज योर फादर एंड ही डिड दिस मच and in our village he was too famous and he was too brave. So yeah. आप क्या बनना चाहती हो? I wanna go in banking field and yeah. बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि कहीं ना कहीं जब हमारे देश में स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस होता है तो कहीं ना कहीं हम जवानों को याद करते हैं, लेकिन आज मैंने दिखाया कि ये वो शहीद के परिवार हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर भी है शहीद अमरेंद्र बहादुर की, जिनका ये पूरा घर है, पैतृक घर है, और यहाँ पर उनका पूरा परिवार है, बेटियां हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। किस तरह से आज भी वो अपने उस वीर सपूत को डबडबाई आंखों से आज भी वो याद कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्र। 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली और उसके बाद से ही देश की सेना किस तरह से सशक्त हुई, क्या क्या आधुनिक हथियार सेना को मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की अच्छी छवि बनने से लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने सेना के रिटायर्ड अधिकारियों से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। 15 अगस्त 1947 का दिन वो आज भी हमारे जहन में है, जब देश के योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर भारत को आज़ाद कराया था, और उस आज़ादी में कई योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था, जिसको आज हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे हम भारत की बात करें या अब अन्य कंट्री में बात करें, हर कोई जो 15 अगस्त है काफ़ी बड़े धूमधाम से मना रहा है। ये पीछे जो आप मेरे योद्धा देख रहे हैं ना, ये असल में हमारे योद्धा है। उन्होंने बॉर्डर पर रह के जो हमारे दुश्मन उनको धूल चटाया था, और उनके वजह से आज जो भारत के तमाम जो सैकड़ों लोग हैं, जो 125 करोड़ देशवासी हैं, बड़े खुशहाली से रह रहे हैं, अपने दिन रात जो ना देखकर बाहर जाते हैं, क्योंकि आज इन्हीं के बदौलत जो भारत की जनता है, जो 125 करोड़ की जनता है, वो बड़ी खुशहाली से रह रही है। आज सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ये न्यूज़ पे। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का वो दिन जब पूरा भारत इस आज़ादी में जोश में डूबा था, इस आज़ादी को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं? आज़ादी को उसमें 2 वर्ड में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि आज़ादी कितने सालों की जद्दोजहद के बाद मिली थी और कितने लोगों ने उसमें जान न्यौछावर कर दी थी, और उसी का नतीजा है, उन्हीं सेक्रीफाइस का नतीजा है कि हम हमारी देश जो है आज़ाद हुआ और आज दुनिया के नंबर 1 देशों की तरफ अग्रसर हो रहा है और बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, आज जो हम भारत माता की जो हमारे दिलों में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है, कुछ भी ऐसा होता है बढ़ चढ़ के इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। आज पिछले कुछ सालों से देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे हर घर तिरंगा का जैसे अभियान चलाया, बाकी जैसे कोविड टाइम पे जो हुआ तो पूरा देश एकजुट होकर के और आगे बढ़ रहा है, और हम लोग की इच्छा ये है कि देश और आगे बढ़े, इससे सब मेहनत कर रहे हैं और देश के युवा भी इसमें शामिल हैं। सर 1947 15 अगस्त आज फिर हम उस आज़ादी को बड़े दोगले तरीके से मना रहे हैं, बड़े जोश से मना रहे हैं, और इसमें अब सोच रहे हैं बच्चा भी अब इसमें सेलिब्रेट कर रहा है और बता रहा है कि हम आज हमारा भारत है दूसरे तरीके से बिल्कुल अलग है। जो भारत का युवा है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आज़ादी। उन्होंने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा है 1947 से पहले हमारा देश किस तरह से गुलामी में झगड़ा हुआ था, और 1947 के बाद जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, आज देश में प्रगति हुई है, और जिस तरह से जो है युवा पीढ़ी जो है वो अपना एजुकेशन फील्ड में और इंटेलिजेंस आईटी में आईटी इंटेलिजेंस वगैरह, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ रही है, दे हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज आज़ादी में ही कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो उसमें प्रगति निश्चित है, उसमें प्रगति और विकास निश्चित है। इसलिए जो है मैं यही युवा पीढ़ी से मैसेज देना चाहूँगा आज, मतलब यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर द लीडर ऑफ द कंट्री। आपने जो है देश को सर्वोपरि रखना है, नेशन इज सुप्रीम, और इसके साथ में जब आप आगे बढ़ोगे तो देश हमारा जो है पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेगा, और हमारा जो है जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, इस तरह से देश और भी आगे अग्रसर होगा। बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा। आज जो हमारा देश है युवाओं का देश है सर। पहले भारत हथियार दूसरे देशों से खरीदता था, मगर आज का जो भारत है हथियार बना भी रहा है और दूसरे देशों को सप्लाई भी कर रहा है। कितना अब डिफरेंस आ चुका है सर? डिफरेंस आएगा क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स बनेंगे इंडिया में, अमेरिका से टेक्नोलॉजी आई है, 80% टेक्नोलॉजी है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी इंडिया में, और बहुत मेरे ख्याल तरक्की होगी हमारे मुल्क में। और हथियार जो यहाँ हथियारों का तलक है, छोटी मोटी कंट्री जितनी आसपास एशिया की हैं या दूसरी हैं, उनको तो हम स्टेट में सप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे हेलीकॉप्टर बनेंगे, जब हमारे एयरक्राफ्ट बनेंगे, तो वी कैन एक्सपोर्ट, विच इज़ ए वेरी गुड साइन, बिकॉज arms are very expensive to import, and if we can make in our country, why not? बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी सी और डेडिकेशन से काम करें। चाय का टाइम हो गया तो मतलब ये नहीं कि वो नट बोल्ट वहाँ खुले पर छोड़ के चाय पीने चले जाए, ऐसे हो रहा है ऐसे होना नहीं चाहिए। और टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट लाइन। आर्म्स की फील्ड में विल डू वेरी वेल। बिल्कुल सही। देखिए जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि आज भारत हथियार बना ही नहीं रहा बल्कि दूसरे देशों को सप्लाई भी कर रहा है, जो कि खुद में एक बहुत गर्व की बात है सर। आज सच में आज जो भारत 1947 में था, आज 2023 की बात कर रहे हैं, आज भारत हथियार बना भी रहा है, सप्लाई भी कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। एक तो टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत जो बहुत आगे बढ़ चुका है। साइंटिस्ट की बात करें, उसमें हमारे आज जो साइंटिस्ट हैं बहुत आगे निकल चुके हैं, चाहे हम नासा की बात करें, तमाम चीज़ों। इस बदलते भारत को आप कैसे देखते हैं? और आज़ादी का महोत्सव भी चल रहा है। मैं जो देखता हूँ कि देश का जो फ्यूचर वो युवा में, और हमारे युवा में बहुत जोश है। और अब पहले एजुकेशन कम थी, लोग ज़्यादातर सब पढ़े लिखे हो गए हैं, होशियार हैं, काबिल हैं, और हमें इनको देश के तरफ मोटिवेट करना है कि देश का प्रेम होना चाहिए और आपस में एकता हो, देश का प्रेम हो। हमारे देश को कोई बीट नहीं कर सकता। हम दुनिया में सबसे नंबर 1 निकल
इसमें कोई राय, कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर आज भारत की अखंडता और वीरता की बात करें, आज भारत हर एक स्टेज पर अंतर्राष्ट्रीय देश मायना दिखा रहा है, चाहे हथियारों की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें। आज भारत से वो फॉर्मूला भी लिया जा रहा है। एक वक्त था कि भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था कि हथियार कैसे ले, मगर आज वो भारत खुद हथियार बना रहा है, फॉर्मूला बता रहा है दूसरे देशों को कि आप ऐसे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए। 1947 वाला भारत और आज का भारत, कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे बड़ा जो है अभी जो बदलाव आया हमारे भारत में, राजनीति में, सोच में, क्योंकि अब उसकी वजह से जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी वजह से आप देखिए आज भारत का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो 5 में पहुंच गया। कहाँ हम 70 और 80 के, उसकी वजह से क्या हुआ कि हम भारत अपने पड़ोसियों को मदद करें। श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, उनको अफ्रीका में प्रॉब्लम हुई, हमने उनको अनाज भेजा। इजिप्ट में प्रॉब्लम हुई, हमने उनको हेल्प किया यूक्रेन वार की वजह से। और आज ऐसा है कि हर एक देश चाहता है कि भारत का हमारे साथ। अभी अमेरिका जो 71 वार में भारत के अगेंस्ट था, अब वो भारत के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो इसलिए आ रहे कि उनको भारत का सामर्थ्य पता है। और अगला बात, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे स्किल्ड वर्कर, हमारे यहाँ 45% जो स्किल्ड वर्कर वो यंग हैं। जो जितने नेबरिंग कंट्री हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, चाइना में टोटल 20% यंगस्टर है। तो वी आर कंट्री ऑफ यंग जनरेशन एंड वी हैव गॉट ब्राइट फ्यूचर। जैसे वो दिखते, तो आने वाली सदी में, आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे भारत 5 से तीसरे जल्दी पहुंच जाए। तो आजकल हमारी जो गिनती है एक डेवलप्ड नेशन में होती है, पहले कहा था डेवलपिंग नेशन, तो उसका बहुत बड़ा महत्व। और हमारी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो पूरे वर्ल्ड में हर एक चाहता है। यूक्रेन से हमारे संबंध ठीक है, रशिया से देख लीजिए, यूएनओ में देख लीजिए, जहाँ भी हमारे लीडर जाते हैं वहाँ सम्मान होता है, उनकी बात सुनी जाती है। और अब G20 जो सम्मेलन है वो अगले महीने यहाँ हो रहा है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, और भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इससे बड़ा गौरव की बात हमारे लिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, हमारी जो भारतीय सेना है उनमें ये कहा जाता है जो पहले डिसीजन लेते थे और आज डिसीजन लेने में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले कई पेपर साइन हुआ करते थे, फिर डिसीजन लिया करते, चाहे वो वॉर और हथियार। आज कहते हैं कि सिंगल विंडो है, आप भारत की रक्षा के लिए कुछ भी करिए, सरकार आपके साथ एकदम साथ खड़ी है, किसी के साथ आपको मिलाना हो, सिंगल विंडो आप फोन करना है और सरकार और आर्मी एक साथ करते। ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हमने जो हमारे लीडरशिप ने, गवर्नमेंट ने जो डिफेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी फेरबदल की। पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता था, नाम मात्र होते थे। आजकल जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो इफेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ है। जितना प्रोडक्शन है, आउटसोर्सिंग है, फाइनेंशियल है, वो डाइल्यूट कर दी गई है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री और चीफ के ऊपर है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। और ज़्यादा महत्व दिया मेक इन इंडिया का। उसकी वजह से क्या, जो हमारी रिडंडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो भी अब बैक ट्रैक पे आ गई हैं। और वो भी, और साथ में प्राइवेट कंपनी जैसे हमारे टाटा है, महिंद्रा है, कल्याणी ग्रुप है, लॉस एंड टुब्रो है, वो भी डिफेंस सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। तो उसका देखिए अभी एक स्टेज ये आ गया कि हम जो आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री बन गए हैं। कहाँ हम आर्म इम्पोर्ट करते थे, आजकल हम आर्म एक्सपोर्टर। आप HL का दीजिए, एक PSU थी, कुछ नहीं थी। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लेवल देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल देखिए, हमारे यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन को इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य देश की है वो दुनिया ने पहचानी है। हमारे पास इंडस्ट्री क्यों आ रही है? लोगों को पता है कि यहाँ पे वर्ल्ड को पता है कि स्किल मैन पावर इसी कंट्री में है। बिल्कुल सर। ये है कि
इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये 1971 में आर्मी ज्वाइन किया मैंने, तो ये है सरेंडर ऑफ बांग्लादेश में जब उनके जनरल न्याजी थे, जो वहाँ के ईस्टर्न